चलो देखो, हाँ फिर से एक बार बता रहे हैं, इस चीजों को बढ़िया से समझना कि जैसे हम एक सरफेस लिए हुए, कैसा सरफेस है, इधर से ये प्लेन है, इधर से प्लेन गोल, और इधर एक कर्व सरफेस एरिया बना हुआ है, ठीक है, हेमिस्फेयर वाला, और यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर दो सरफेस है, कौन सा सरफेस है, एक तो ये वाला है प्लेन सरफेस, और एक ये वाला है कर्व सरफेस। यहाँ दो सरफेस है, एक प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। मान के चलो कि ये जो प्लेन सरफेस है, ये जो गोल है, इसका रेडियस r है, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकते हो इससे, इस वाले से फ्लक्स कितना होगा, कोई भी, कितना होगा बताओ। वो जो प्लेन वाला सरफेस है उससे फ्लक्स कितना होगा बताओ जी। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था, ई ए कॉस थीटा था फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले से मेरे को ये बताओ, ये जो प्लेन सरफेस है तुम्हारा, ये जो प्लेन सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स जा रहा होगा। अगर ई का वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू ई है, तो हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा, यही फॉर्मूला था। उसके बाद ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि ये जो तुम्हारा सरफेस है ये वाला, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, किस साइड, इसके लिए हम, आउटवर्ड होता है, हाँ, तो इसका आउटवर्ड मतलब इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, यानी कि ये जो थीटा होगा ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस 180 माइनस हो गया ई, और इसका जो एरिया होगा वो हम सिंपल लिखेंगे पाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस अगर आर है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इस कर्व सरफेस एरिया का बात करें फाई टू, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका बताओ जी, एक मिनट आ, एक मिनट रुकना, हाँ। चलो इधर देखो, ये जो तुम्हारा प्लेन सरफेस था उससे तो हम लोग फ्लक्स निकाल लिए, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर था। हम पूछ रहे जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, किस डायरेक्शन। एरिया वेक्टर का क्या था लॉजिक, कि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो इस, हाँ तो, हाँ तो इसके लिए तो देखो, इसके लिए तो बाहर था इधर, ठीक है। लेकिन इस सरफेस के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो है देखो, इसके परपेंडिकुलर तो इधर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर इधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, देखो तो, इस साइड होगा, है ना। उसी तरीके, हाँ उसी तरीके से इस पॉइंट का इधर होगा, यानी हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ठीक है। अब देखो,
तो मेरे को ये बताओ, जैसे यहाँ हम लोग तुरंत लिख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 180 डिग्री है, ठीक है। मेरे को ये बताओ तो यहाँ जब तुम लिखोगे थीटा, वो क्या लिखोगे? बस इसका आंसर दे दो मेरे को। 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्यों? यहाँ तो 0 डिग्री दिख रहा है, पर देखो यहाँ पर देखो, इन दोनों में डिफरेंस खाली समझो, क्या डिफरेंस है। हाँ, यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हर जगह, हर पॉइंट पर, हाँ तो यहाँ पर हर पॉइंट पर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 180 डिग्री बनाना था, डायरेक्ट कर लिया। पर इस पॉइंट पर अगर देख रहे हैं कि हर जगह तुम्हारा थीटा सेम है नहीं, तो जब थीटा तुम्हारा सेम है नहीं, तो याद करो हम लोग स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या लिखे थे, कि हम लोग स्टार्टिंग में फॉर्मूला ये लिखे थे कि भाई जो डी फाई होता है वो होता है ई डी ए कॉस थीटा, ये होता है। फिर हम लोग बोले थे फाई कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे, ये हम बोले थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे थीटा कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, ये बताओ। हर पॉइंट पर थीटा का वैल्यू कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, यानी कि ये जो तुम्हारा सेकंड वाला फ्लक्स है, उसको हम डायरेक्ट ये वाला ई ए अगर कॉस थीटा तुम लिख रहे हो, तो ये सरासर गलत है। तो फिर बोलेंगे सर ये करेंगे फिर कैसे, ठीक है। तो एक तो उपाय है कि हम इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन से बचना है, ठीक है, ध्यान से समझना कि अगर इंटीग्रेशन से बचना है तो हम लोग क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर हम इस पूरे कर ले, पूरे को टोटल, ठीक है, दिमाग लगा के बताना कि अगर हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो मेरे को ये बताओ जो टोटल फ्लक्स होगा पूरे बॉडी के लिए वो कितना होगा, कोई बता सकता है? दिमाग लगा के जरा, इस पूरे बॉडी के लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, दिमाग लगा के क्या लिखोगे आंसर? तो ध्यान से समझो, फ्लक्स एकदम स्टार्टिंग का डेफिनेशन क्या था, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, ठीक है। तो तुम ये बताओ कि अगर ये क्लोज सरफेस है तो बोल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन वाले से अंदर गया होगा उतना ही कर्व सरफेस एरिया से बाहर भी गया होगा, है कि नहीं? यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर गया उतना बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जितना माइनस होगा उसके लिए उतना प्लस होगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स अभी भी पूछ रहे हैं, टोटल आंसर कितना दोगे बताओ, कि टोटल फ्लक्स आंसर कितना दोगे इसके लिए, इस बॉडी के लिए बताओ, कोई सोच समझ के बताओ क्या जी, क्या होना चाहिए? इसको तुम ऐसे समझो, ठीक है, कि फ्लक्स क्या है, तो समझना कि इधर से जितना आदमी एंटर किया, ठीक है, इधर से कितना आदमी एंटर किया, 1 2 3 4 5, इट इज फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आया, और इसके लिए 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी चला गया, तो 5 अंदर आया 5 बाहर भी चला गया, तो नेट तुम्हारे पास कितना बचा? तो आंसर क्या दोगे, टोटल 0, ठीक है। अब देखना कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, इसके लिए तो हम लोग निकाल नहीं पाए, इसके लिए निकाल पाए, और हम टोटल के लिए निकाल लिए, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हम इक्वेशन लिखें इसके लिए φ1 और इसके लिए φ2 टोटल फ्लक्स, और हमको पता है कि टोटल फ्लक्स जो है वो कितना है, 0, और हम φ1 पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है, कितना था, -e/πr², ये इसका फ्लक्स था, प्लस φ2 हमको पता नहीं क्योंकि इसका हम उसको इंटीग्रेट करके निकालना था, और टोटल मिलके कितना हो गया, 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि φ2 का वैल्यू कितना आ गया, e/πr²। बात समझ में आया क्या लॉजिक यूज किए? तो जहां हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा, क्यों जरूरत पड़ा, कि यहाँ पर हर जगह थीटा जो है वो अलग अलग है, θ1 θ2 हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो अलग अलग थीटा है, तो हम लोग डायरेक्ट ये cos थीटा नहीं लिख सकते, तो हमको इंटीग्रेट करना था,
उससे बचने के लिए क्या किए हम लोग कि हम देखें कि अगर इसको क्लोज लिया जाए, क्लोज्ड है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर गया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी आ गया। तो हम बोले कि भाई तब टोटल फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। अब जब टोटल फ्लक्स जीरो हो गया, ठीक है, तो हम सारा चीज यहाँ लिख ली, तो यहाँ से तुम्हारा φ2 का वैल्यू कितना आ गया, E इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझना ध्यान से, कि अगर इसी फिगर के जगह कुछ ऐसा फिगर होता, और इस साइड वाला सरफेस कुछ अजीब सा है, ठीक है, यानी कि समझना कि इधर एक गोल है और इस साइड वाला सरफेस पूरा राउंड नहीं है, वो ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है, लेकिन इसका रेडियस दे रखा है r, और इधर से बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यूनिफॉर्म, ई यूनिफॉर्म, ठीक है, और तुमसे पूछा कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, तो क्या आंसर यही होगा या आंसर दूसरा होगा, खाली ये समझो। अगर ये भी क्वेश्चन होता, आंसर यही होता कि कुछ अलग होता, बताओ जरा। सेम होता, ठीक है। अब तुम पढ़ोगे कि नहीं हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे इसका, तो अब तुम समझो कि यहाँ तो एरिया वेक्टर का अलग अलग एंगल होगा, क्योंकि सबका परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, तो यहाँ पे हर जगह थीटा अलग है, तो तुम इसको इंटीग्रेट भी करना चाहोगे ना, तो भी इंटीग्रेशन से नहीं निकाल पाओगे। तो तुमको लॉजिक क्या लगाना होगा कि जितना फ्लक्स इससे गया उतना ही फ्लक्स इससे बाहर आएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। ना ना ऐसे नहीं, टोटल फ्लक्स क्या है, देखो इसको रटो मत, चीजों को समझो। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स ये है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे एंटर हो रहा है, सबसे पहला डेफिनेशन यही था। फिर हम लोग बोले कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो देख नहीं सकते भाई, तो इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में गए, और मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। फिर हम बोले टोटल फ्लक्स कैसे निकालना है, तो इंटीग्रेट कर लेना, ये बाद में हम लोग गए थे। लेकिन जब यहाँ निकालने बैठे तो एकदम हम लोग प्रीवियस वाला फॉर्मूला देखें, प्रीवियस वाला डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर गिन लो भाई, हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, समझना खाली, तो तुम ये बताओ यहाँ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले से अंदर जाएगा, इस वाले से, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से भी बाहर निकलेगा। तो फिर हम ये बोलेंगे कि भाई जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर गया उतना ही बाहर चला गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, तो हम बोलेंगे मेरे पास टोटल फ्लक्स कितना बचा, जीरो। फिर हम क्या बोले कि देखो इस वाली ये तो प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का तो आराम से निकाल सकते हैं, तो फिर वही फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, एक बार और समझाते हैं, चलो एक और कंसेप्ट लेते हैं, ये वाला चलो, कि एक ऐसा था, कोन था, ठीक है, कोन ऐसे रख दिया गया, और ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका, ठीक है, और बोला कि इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रख दी, ठीक है, और बोला कि ये तो प्लेन सरफेस है। क्वेश्चन में फिर से पूछा फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। बोला कि जो कर्व सरफेस है, कौन, एक तो नीचे बेस है, ये वाला बेस है, और उसके ऊपर जो कर्व सरफेस है, ये वाला कर्व, उससे कितना फ्लक्स जाएगा। अब यहाँ दिक्कत क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर तो इधर होगा हमेशा। इस वाले का देखा जाए तो हर पॉइंट पे एंगल सेम था, ठीक है, तो इसका फ्लक्स तो हम लोग तुरंत निकाल लिए। अभी कितना निकाले थे, डायरेक्ट हम बोलेंगे φ1, अगर इसका रेडियस r है तो φ1 बोलेंगे माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग निकाल लिए थे। फिर इस कर्व सरफेस का हम लोग लिखते हैं φ2, और φ2 कितना है, क्योंकि इंटीग्रेट करना होगा, फालतू झमेला उसको हटाओ। फिर हम ये बोल देंगे अभी रुको, ठीक है। नेक्स्ट
आ जाते हैं वहाँ चलो देखो हाँ, चलो देखो हाँ, चलो देखो हाँ, बीच में नेट चला गया था। देखो हम फिर से समझाते हैं इस पॉइंट को। ये जो कोन है इसका एक प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस में एंगल कांस्टेंट रहता है, इसलिए डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया। लेकिन ये जो कर्व सरफेस है इधर वाला, उसमें दिक्कत है निकालने में, तो उसको फाइटो छोड़ दिए। फिर हम लोग फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन में आते हैं कि फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या था भाई, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिन लो, अगर हो जाएगा तो ठीक है। तो हम बोलेंगे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखेगा तो है नहीं, पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया होगा, तो जितना इस गोल वाले से पार हुआ होगा प्लेन सरफेस से, मान के चलो इसे 20 अंदर गया, तो ये कर्व सरफेस से 20 बाहर आएगा कि उससे ज्यादा आएगा, पहले ये बताओ तो। अगर 20 इस प्लेन सरफेस से अंदर गया तो इससे 20 ही बाहर आएगा कि 20 से कम या 20 से ज्यादा, बताओ तो क्या होगा? 20 ही आएगा। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब 20 अगर अंदर जा रहा है तो 20 बाहर भी जा रहा है, तो टोटल तुम्हारे पास कितना बचा, टोटल फ्लक्स क्या हुआ? तो हम बोलेंगे भाई अगर इस φ1 और तुम φ2 को मिला लोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, टोटल जीरो होगा। अब तुम्हारे पास φ1 का, हाँ बोलो। हाँ देखो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, तो मान के चलो, अभी अभी इसको भूल जाओ, इधर कुछ कोन वोन है भूल जाओ, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पार हुआ, तो हम बोलेंगे इतना पार हुआ, ठीक है। उसके बाद ये भी एक सरफेस है, तो हम बोलेंगे इस सरफेस से कितना फ्लक्स पार हुआ उसको पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। अब इस पूरे क्लोज्ड वाले को देखते हैं, क्लोज्ड वाले को, ठीक है। तो हम अब दोनों को अगर मिला के क्लोज ले रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर, उसका एरिया वेक्टर उधर, तो इसका जब फ्लक्स निकालें कुछ भी आएगा, तो हम बोलेंगे इससे जितना एंटर किया होगा, अंदर गया होगा, और इससे जितना बाहर गया होगा, दोनों सेम है। फ्लक्स उसी बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंटर हो रहा है, तो इसमें जितना एंटर हो रहा है उतना ही इससे बाहर भी जा रहा है। इसका मतलब अगर इन दोनों को क्लब किया जाए और फिर से पूछा जाए कि अब इस पूरे क्लोज सरफेस में टोटल फ्लक्स क्या बोलोगे, तो हम बोलेंगे कि भाई जितना अंदर आया उतना बाहर भी चला गया। अगर इसके लिए माइनस होगा तो इसके लिए प्लस होगा। तुम एंगल निकाले, देखो इसका माइनस आ रहा है ना, इसका एंगल कुछ भी होगा, देखो एक्यूट एंगल बनेगा, तो एक्यूट एंगल मतलब प्लस होगा। तो जितना इसका माइनस होगा उतना ही उसका प्लस होगा। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स है वो कितना आएगा, तो जब φ1 हमको पता है तो बस इक्वेशन में पुट करके φ2 निकाल लेंगे। ये क्लियर हुआ? हाँ बोलो बोलो। एक्स वाई और जेड एक्सिस, रुको बनाते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस। ऐसे, इस टाइप से, फिर क्या करना है इसको? हाँ। अरे वो तो देखो वो क्या चीज था, समझना ध्यान से, वो क्या चीज था, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिए थे कि वेरिएबल लिए थे, देखो तो क्या लिए थे, वेरिएबल लिए थे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या बोल रहे थे तब से, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हर जगह कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर यहाँ 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो यहाँ भी 10 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, समझे? तो इसीलिए याद रखना है, ठीक है, इसलिए इसीलिए याद रखना, यहाँ देखो, यहाँ इसके बाद कुछ भी ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, कैसा भी रहे, ठीक है। तो इससे कंसेप्ट में हमेशा याद रखना है, क्या कंसेप्ट, कि पहला चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, कि अलग, अगर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या है, यूनिफॉर्म है, देन
flux through any closed surface is 0। यानी कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, और इसके बीच तुम कोई भी एक क्लोज सरफेस रख दी, कोई भी ऐसा एक क्लोज, मान लो क्लोज सरफेस रख दी, तो कोई भी तुम क्लोज सरफेस रखोगे ना, तुम इमेजिन करो, तुम कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म के बीच में क्लोज एरिया रख दो, तो हम बोलेंगे उस क्लोज एरिया से जितना अंदर जाएगा उतना बाहर भी जाएगा, तो हमेशा उसका टोटल फ्लक्स का आंसर कितना होगा? जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, ये समझ में आया कंसेप्ट? देख लो, ठीक है, इसको उतार लो, अच्छे से लिख लो, ठीक है। बस इसको समझाने के लिए हम इतना बताएं, ताकि जब वन वर्ड का क्वेश्चन अगर आए कि टोटल फ्लक्स 0 होता है कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या रहता है, क्वेश्चन यही सब आएगा, ठीक है। अब देखना, हाँ, अब देखो, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े फ्लक्स के बारे में, जो भी पढ़े, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था, कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। अब तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आता कहाँ से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ। चार्ज से जनरेट होता है। तो अब देखो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जा सकता है, चीजों को खाली समझो, कोई रटने का जरूरत नहीं। पहले हम लोग ये सीखे कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया दिया हुआ, तो वहां से फ्लक्स निकाल रहे हैं। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से जनरेट हो रहा है, तो कहाँ से जनरेट हो रहा है? चार्ज से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो इस प्लस क्यू चार्ज से हर तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है, इस प्लस क्यू से, समझना, ठीक है। और अभी खाली इसको प्रूफ करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रूफ स्कूल्स वगैरह में आता है, और आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे तो तुरंत एक लाइन में हो जाएगा, फिर भी हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। कि मान के चलो यहाँ पर एक हेमिस्फेयर है, और ये हेमिस्फेयर का एक कर्व सरफेस है, ठीक है। खाली ये बताओ, क्या इस कर्व सरफेस से फ्लक्स पार होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? होगा, क्योंकि हमको पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होगा वो इस कर्व सरफेस एरिया को जरूर क्रॉस मारेगा, और अगर इस कर्व सरफेस एरिया को क्रॉस मार रहा है तो फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होना चाहिए। तो सिर्फ इस कर्व सरफेस से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पार हो रहा है, ठीक है। अब रहा बात, और ये इसके सेंटर पे है, तो अब तो वो कंसेप्ट भी नहीं लगा सकते। कौन सा कंसेप्ट? कि ये यूनिफॉर्म है तो टोटल फ्लक्स 0 है, ये हम कंसेप्ट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका ये यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी करते जाता है। तो हम करेंगे फिर क्या, समझना ध्यान से। अच्छा, अगर ये सेंटर पर है, समझना ध्यान से, अगर चार्ज सेंटर पर है, अगर कर्व सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं इसका भी एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ ही होगा? ये सही है कि गलत है, पहले ये बताओ। सही है ना? क्योंकि अगर ये मिडिल में है, चार्ज मिड में है, तो इसका जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस मारेगा तो हमेशा रेडियस के अलोंग क्रॉस मारेगा, रेडियली आउटवर्ड। और रेडियली अगर आउटवर्ड है तो हमेशा ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब कि अगर उस कर्व सरफेस एरिया को देखा जाए तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस मार रहा होगा वो हमेशा एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ? हर पॉइंट पर थीटा का वैल्यू सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा कि अलग अलग होगा? हर सेम होगा, और थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ हम देखें कि थीटा का वैल्यू सेम हो गया। चलो पहला चीज हम क्लियर हो गए कि थीटा का वैल्यू सेम है, हम खाली इंटीग्रेशन से बच रहे हैं, कैसे बच रहे हैं वो देखना। थीटा का वैल्यू हर जगह सेम है और 0 डिग्री है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्या इस हर सरफेस के हर एक पॉइंट पर ई का वैल्यू सेम होगा कि अलग अलग होगा? बस ये बता दो। सर्फ फिर से सोचो, फिर से ध्यान से। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इस
क्योंकि इसका देखो हर आर रेडियस पे है, सारा पॉइंट आर रेडियस पर है, और हर आर रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ई का वैल्यू सेम है। तो देखो जब हम लोग लिखे थे ई का वैल्यू, सॉरी फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखे थे, ई ए कॉस थीटा, ये तभी लिखे थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिल जाए और थीटा कांस्टेंट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपल लिखेंगे फाई का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना होगा बताओ, अगर ये रेडियस आर है तो ई का वैल्यू क्या लोगे बताओ, क्या लोगे ई का वैल्यू? सिंपल, अगर आर डिस्टेंस पर ई का वैल्यू हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू ये जो पूरा कर्व सरफेस एरिया है, इसका एरिया कितना होगा, पूरा जो कर्व सरफेस एरिया उसका एरिया कितना होगा कर्व, तो क्योंकि टोटल, हाँ टोटल 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे का, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू 0 यानी कि इंटू 1, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और के को लिख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू हो जाएगा इंटू 2 पाई आर, 2 आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये 2 पाई से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स हो गया। देखो यहाँ पर किसी, यहाँ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, कि कहीं समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर से बताएंगे हम, क्योंकि आगे का जर्नी बहुत क्रिटिकल, फिर से बताते हैं। ठीक है, थीटा किसके बीच एंगल होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर किधर होता है, तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर हमेशा रेडियली आउटवर्ड जाएगा, एरिया वेक्टर इधर ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो ये अगर सेंटर पे है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड जाएगा हर पॉइंट पर, 3D में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में हर पॉइंट पर क्या देख रहे हैं, थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हर पॉइंट पर, क्योंकि हमको फ्लक्स जब निकाले तो याद करो हम क्या बोले थे, कि हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का मतलब है, सिर्फ सरफेस का मतलब है, उसके उधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है आर, तो हम सिंपल बोलेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट है, देखो इधर देखो, तो सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ई का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, और कितना होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ये हम लोग जो फ्लक्स निकाले वो फ्लक्स किसके अबाउट निकाले ये बताओ, तो इतना जो फ्लक्स निकाली किसके अबाउट निकला इतना फ्लक्स, कौन सा, हाँ फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, यानी ये हम लोग बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी स्कूल में एक ये वाला थोड़ा चांसेस रहता है आने का। अब समझना खाली, हाँ कि दिक्कत कहाँ पर आएगा। ठीक है, कि अगर ये उतार लो इसको पहले जल्दी, इसको उतारो जल्दी, और ये चार्ज जो है तुम्हारा सेंटर पे है। हाँ, कैसे कैसे एंगल बनाएगा, तुम खुद सोचो ना जी, तुम एक कर्व सरफेस एरिया को इमेजिन करो और तुम बीच में हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, तो अगर वो रेडियली आउटवर्ड है तो हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, और एरिया वेक्टर भी सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा तुम खुद सोचो, 0 होगा। दिक्कत कहाँ पे आता है पता है, अगर यही चार्ज अगर सेंटर पे नहीं होता, ठीक है, अगर यही चार्ज थोड़ा सा इधर रख देते हैं फिर दिक्कत आ जाता है, कि क्या दिक्कत आता है बताओ, तो क्या दिक्कत आता है अगर ये चार्ज सेंटर पे नहीं होता, तो तुम लोग खुद सोच के बताओ।
तब थीटा का वैल्यू 0 नहीं होता, ठीक है, तब फिर ये सारा प्रोसेस फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसी को फिर आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है, ये समझ में आया ना। अब समझना कि मान के चलो अब एक चार्ज यहाँ है +Q और नीचे एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, ठीक है। तो बताओ इस स्क्वायर प्लेट से फ्लक्स पार होगा या नहीं होगा? ये +Q है, होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस मारेगा ही मारेगा हर पॉइंट पर, ठीक है, ठीक है, इस पूरे सरफेस को क्रॉस मारेगा, तो इसका मतलब फ्लक्स तो होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर हम एरिया वेक्टर का बात करें तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को खाली एक चीज बताओ, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें थीटा सेम होगा या अलग अलग होगा? हर पॉइंट्स पर डिफरेंट होगा, हाँ, हाँ, थीटा वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम होगा कि वो भी वेरी करेगा? वेरी करेगा, कि देखो, हाँ, क्योंकि हर डिस्टेंस अलग अलग, तो ये भी वेरी करेगा। तो देख रहे हैं कि थीटा भी वेरी कर रहा है, ई भी वेरी कर रहा है, तो हम डायरेक्ट फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? पहले ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा, क्योंकि ये तभी लगाना है जब सारा चीज सेम। फिर बोलोगे सर, हाँ, फिर अब बोलोगे सर इसके साथ क्या करना है? तो इसी को समझने के लिए कि इससे फ्लक्स हम कैसे निकालें, इसी को समझाने के लिए एक लॉ आया जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ, ठीक है। और समझना जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसको एक बार समझ में आ गया ना वो आराम से क्वेश्चन बना सकते हो, और जिसको एक बार नहीं आएगा उसको समझने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसको साइड में रखते हैं, ये वाला नहीं निकाल पाए, ठीक है। अब इसी को हम आगे जाके गॉस लॉ से कैसे निकाल लेंगे तुरंत बिना इंटीग्रेशन से, वो खाली देखना। तो सबसे पहले गॉस लॉ है क्या, कोई बता सकता है? कोई अगर पढ़े हो कि गॉस लॉ क्या है, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसी तरह गॉस का भी एक कानून है, ये लॉ क्या बताता है पहले ये बताओ तो, कोई पढ़े हो? हम्म, हाँ, हाँ, तो तुम खाली याद रखे हो ना। देखो अब इसको समझो बढ़िया से, लॉ ये है क्या। तो सबसे पहले याद रखना, दिस लॉ इज ओनली वैलिड, ये लॉ है सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। यानी एक पाबंदी लग गया, यानी एक रेस्ट्रिक्शन लग गया। क्या रेस्ट्रिक्शन? ये जो गॉस लॉ है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? क्लोज के लिए वैलिड है, यानी कि ओपन सरफेस पे हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते। ये दिमाग में अभी से ही डाल दो कि भूल के भी ओपन सरफेस में गॉस लॉ नहीं लगाना है। गॉस लॉ तभी लगेगा जब सरफेस तुम्हारा कैसा हो? क्लोज, ठीक है। एक काम करते हैं, एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं कैसा भी, चलो तो ये क्लोज सरफेस ले, ठीक है, ये क्लोज सरफेस ले। अब इस क्लोज सरफेस जब लिए, इसको समझना, ये क्लोज है पूरा, ठीक है। एक चार्ज यहां लिए +Q1, एक चार्ज यहां लिए +Q2, एक चार्ज यहां लिए -Q3 और एक चार्ज बाहर लिए +Q4, ठीक है। तो यहाँ तीन जो चार्ज है Q1, Q2 और Q3, ये एक क्लोज सरफेस के अंदर है, और Q4 जो चार्ज है वो क्लोज सरफेस के बाहर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सरफेस क्लोज है, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या बोला कि अगर तुमको इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है, यानी फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, वो कितना होता है? तो वो सिंपल बोला, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। वो इतना बोल दिए कि कभी भी तुमको अगर फ्लक्स निकालना हो, और किससे निकालना हो? क्लोज सरफेस से, तो तुम क्या करना, जितना भी चार्ज इंक्लोज्ड है, क्यू इनक्लोज, उसको डिवाइड कर देना एप्सिलॉन से, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये गॉस लॉ बोल के चलेगा, ठीक है। अब ये जब बोल के चलेगा तो हम यहां से लिखेंगे Q1
प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। हो गया आंसर। ये गॉस लॉ इतना आसान करके चलेगा कि भाई अगर तुमको फ्लक्स निकालना हो क्लोज सरफेस में जितना चार्ज इंक्लोज है उसको डिवाइड कर देना किससे, एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन अराइज क्या होता है, क्वेश्चन समझना अराइज क्या होगा। तो क्वेश्चन ये होगा कि भाई गॉस जो लॉ है वो सिर्फ इंक्लोज चार्ज को ही क्यों लिए, इस बाहर वाले चार्ज को क्यों छोड़ दिया गया। कोई है जो बता सकता है इसका आंसर, कि इस Q4 क्यों क्यों छोड़ दिया गया, बताओ। हाँ? ना ना ऐसा थोड़ी ना, अलग मीडियम में। अब यहाँ या, आ, 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं। और बताओ कुछ रीजन, किस Q4 बेचारे को क्यों छोड़ दिया गया, बाहर वाले को क्यों छोड़ दिया गया, अंदर वाले को ही क्यों लिया बस। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ कोई रीजन, क्यों जीरो होगा, क्यों जीरो होगा नेट फ्लक्स जीरो। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ Q4, हाँ Q4 को इसलिए छोड़ दिया गया, समझना ध्यान से, गॉस लॉ के क्या दिमाग लगाया। इस Q1 का जो फ्लक्स है, समझना ध्यान से, इस Q1 का जो फ्लक्स है वो हमेशा बाहर जाएगा, यानी इस Q1 का फ्लक्स ऐड हुआ। इस Q2 देखो, Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो एरिया वेक्टर के साथ पॉजिटिव एंगल बनाएगा। Q2 का भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो ये भी एरिया वेक्टर के साथ पॉजिटिव बनाएगा। Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगा तो एरिया वेक्टर के साथ एक्यूट बनाएगा कि ऑब्ट्यूज बनाएगा, ये बताओ तो। Q3 का ऑब्ट्यूज, इसलिए उसका माइनस हो गया, है ना। अब Q4 को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका ऐसे गया, और हम लोग अभी पढ़े कि फ्लक्स क्या होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हुआ, तो ध्यान से देखो Q4 का अगर देखा जाए तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि Q4 का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो एंटर हुआ, जितना भी एंटर हुआ, क्या उतना ही फिर बाहर भी चला गया, देखो तो Q4 का जो फ्लक्स था वो कितना हो गया, जीरो हो गया। इसलिए गॉस बोला तुम छोड़ दो, तुम्हारा ऐसे भी कोई काम का नहीं है, तुम्हारा जितना अंदर आया उतना बाहर भी चला गया, तो इसका फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो सिर्फ फ्लक्स किसका काउंट हुआ, अंदर चार्ज का। इसीलिए इस लॉ में सिर्फ किसका जिक्र है, इनक्लोज चार्ज का। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो ये वाला, हम यहाँ लिखवा देते हैं। फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज जीरो। ठीक है, देयर, हाँ बोलो, फिर से बोलते हैं। तो भी क्या एग्जैक्टली exactly, क्या क्या क्या, नहीं वो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly एकदम सरफेस पे लेना, एकदम यहाँ पर, फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब कि वो अंदर है या नहीं है। इसलिए कभी ऐसा केस आएगा ही नहीं फिजिक्स में, कभी ऐसा कुछ आएगा ही नहीं कि वो तुम्हारा सरफेस के अंदर है या सरफेस के बाहर। ठीक है, उसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे कि जब वो एकदम सरफेस पे रहता है तो उसका आधा कर देता है। ठीक है, आगे जाके भी क्लियर कर लेंगे कि उसको आधा क्यों किया जाता है। ठीक है, वो हम अभी लिखवा देंगे। अभी खाली सरफेस के अंदर का बात करते हैं, सरफेस का बाहर का बात करते हैं। सरफेस के अंदर वाले को पूरा लेना है, सरफेस के बाहर वाले को बिल्कुल छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, फिर से इसको बता रहा है कि जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकलेगा, चारों तरफ, तो जितना इसके अंदर घुसेगा उतना ही बाहर जाएगा। मान लो यहाँ से 5 10 एंटर किया तो इधर से 10 बाहर आएगा कि 10 से ज्यादा, बताओ क्या जी। Q4 से अगर 10 एंटर किया तो 10 ही बाहर आएगा, तो भाई टोटल फ्लक्स हुआ कितना, जीरो। तो इसलिए वहां लिखे है कि फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज जीरो, देयरफॉर इट इज नॉट कंसिडर्ड इन गॉस लॉ। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज बहुत पूछा जाता है, एकदम गॉस लॉ में पूछा ही जाएगा कि भाई बाहर वाले चार्ज को क्यों छोड़ दिया गया, तो तुम बोलना कि उसके लिए जो तुम्हारा फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स लिखना, नेट फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस वो कितना होता है, जीरो। फिर अगर कोई कोई पूछ दिया
कि जीरो क्यों होता है, तो फिर क्या लॉजिक दोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू लीविंग द क्लोज सरफेस। सारा पॉइंट ये सब लिख लो कॉपी में अभी, ताकि भूलो नहीं कभी, ठीक है। पहला ये लिखना कि भाई बाहर वाले चार्जेस का फ्लक्स क्यों, तो बाहर वाले चार्ज को इंक्लूड क्यों नहीं गॉस लॉ में किए, तो तुम बोलना कि बाहर वाले चार्जेस का नेट फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। अगर कोई पूछ दे कि जीरो क्यों होता है, तब उसको ये बताना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द क्लोज सरफेस, जितना अंदर जा रहा है उतना ही क्लोज सरफेस तुम्हारा क्या हो रहा है, बाहर भी जा रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। इसको बढ़िया से लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर बोले तो क्या नेचर, Q4 का यूनिफॉर्म लग रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है, बताना। यूनिफॉर्म है कि नहीं यूनिफॉर्म, इस Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है। ये गधा, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा ना। हाँ, तो इसका नेचर नॉन यूनिफॉर्म है। उसको बढ़िया से उतार लो अच्छे से, कि क्वेश्चंस वगैरह में सब पूछा जाता है, ठीक है, गॉस लॉ के बारे में ज्यादा। चलो आगे बढ़े फिर। अमर्त्या सो गया क्या जी, हाँ सो मत जाना जी बीच बीच में। क्या बात कर रहा, पार्टी नहीं लिया, क्या कौन सा आईफोन का कौन सा सीरीज लिया, OnePlus 8। लॉकडाउन में एक तो फायदा हुआ है, सबको नया नया मोबाइल मिल गया। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे। कोई बात नहीं, ठीक है, हम फिर से लिख रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। नेट फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज जीरो, जीरो होता है क्यों, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया था, देयरफॉर इट इज नॉट कंसिडर्ड इन गॉस लॉ। फिर अगर कोई पूछे कि क्यों आउटसाइड चार्जेस का फ्लक्स जीरो होता है, तो बताना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू लीविंग द क्लोज सरफेस। यानी कि हिंदी में अगर समझो तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है उतना बाहर भी जा रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो हो गया। और नेट फ्लक्स जीरो हो गया इसलिए बाहर वाले चार्जेस को गॉस लॉ में इंक्लूड नहीं करते। ये हो गया पूरा कंसेप्ट गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। और फॉर्मूला ये हो गया, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, चलो अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, है ना। यहां तक तो क्लियर हो गया कि गॉस लॉ में क्या क्या हो रहा है ना? अब देखो, हाँ समझना पहले, अगर इसी क्लोज सरफेस पे, समझना ध्यान से, ठीक है, अब जो बताने वाले हैं इसको थोड़ा दिमाग लगाना बढ़िया से। अगर इस क्लोज सरफेस में एक छोटा सा एरिया लें, ये वाला छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया डी ए, ठीक है, इस क्लोज सरफेस में एक छोटा सा एरिया लिए डी ए, और क्वेश्चन कोई पूछे फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डी ए इज ड्यू टू, यानी कि इस छोटे से एरिया में जो फ्लक्स होगा वो किसके कारण होगा, Q1 Q2 Q3 Q4, किस किस के कारण होगा बताओ तो। इस छोटे से एरिया में जो फ्लक्स होगा वो किस किस चार्जेस के कारण होगा, बताओ। हाँ?
Q1 का होगा, Q2 के भी होगा और माइनस Q3 का रन होगा। इन तीनों में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Q4 के कारण होगा या नहीं होगा, बताओ। तो यहीं पे फंस जाता है, इस Q4 के कारण भी होगा। अब बोलोगे कि सर ये क्या हो रहा है, एक बार बोल रहे Q4 का हो रहा है, फिर बोल रहे Q4 का नहीं हो रहा है। लॉजिक समझना हम क्या पूछे हैं। पहले वाले में जब गॉस लॉ में बात करें तो उस गॉस लॉ में हम क्या बोले थे, फ्लक्स थ्रू टोटल क्लोज सरफेस। समझना ध्यान से। तो टोटल क्लोज सरफेस को देखा जाए तो Q4 का जितना अंदर गया था उतना बाहर चला गया, इसलिए Q4 का फ्लक्स काउंट नहीं किए। लेकिन अगर ये हम सिर्फ छोटा सा एरिया ले रहे हैं, सिर्फ छोटा सा एरिया, तो क्या इसका Q4 का फ्लक्स, Q4 का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पार होगा कि नहीं होगा, बस इतना बता दो। पार पार तो होगा। तो यानी कि इस छोटे से एरिया के लिए Q4 का तो फ्लक्स होगा। ठीक है, अब समझना खाली। हाँ, ऐसा छोटा छोटा अगर एरिया ले लें हम, बहुत छोटा छोटा एरिया, बहुत छोटा छोटा एरिया, और लास्ट में सबको ऐड करेंगे, टोटल फ्लक्स, उसमें Q1 का होगा, Q2 का होगा, माइनस Q3 का होगा, पर Q4 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको समझना ध्यान से। हाँ, मान के चलो कि इसके लिए, इस छोटे से एरिया के लिए इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही जा रहा है। तो यहां बताओ फ्लक्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, खाली इतना बता दो। इसके लिए Q4 का पॉजिटिव आएगा। अगर हम ऐसा ही, हाँ, अगर हम ऐसा ही छोटा सा एरिया यहां लेते, समझना ध्यान से, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होता और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होता, तो यहाँ फ्लक्स इसका पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता, ये बताओ। नेगेटिव आता। तो हो क्या रहा है कि Q4 का कुछ एरिया में इसका पॉजिटिव आएगा और कुछ एरिया में इसका नेगेटिव आएगा, और जब टोटल जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, 0। इसलिए जब टोटल फ्लक्स का बात करेंगे तो Q4 का नहीं लेंगे, लेकिन अगर हम छोटे से एरिया का बात करेंगे तो Q4 को लेना होगा। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो कोई भी छोटा सा एरिया लेंगे Q4 का, यही यही क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन। ठीक है। अब जैसे जेई वाले कैसा दिमाग लड़कों के साथ खेलते हैं, उनको पता रहता है कि उनके दिमाग में बैठा हुआ है इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज। तो जहां भी क्वेश्चन देखेंगे खाली इनक्लोज चार्ज पे ही फोकस करेंगे, बाहर वाले को छोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिख दिया था कि जो फ्लक्स इससे होगा, इससे, वो किसके कारण होगा, इनक्लोज चार्ज या ऑल द चार्जेस। तो आंसर क्या होगा, इनक्लोज चार्ज या ऑल द चार्जेस, क्या लिखते हैं, ऑल द चार्जेस। ठीक है। और जब, और टोटल फ्लक्स में सिर्फ किसके कारण होगा, इनक्लोज चार्जेस का। ठीक है, तो यहां लिख लो ऑल द चार्जेस। गॉस लॉ में देखो, लॉ जब गॉस लॉ क्लोज के लिए था कि ओपन के लिए था, पहले ये बताओ। क्लोज के लिए। और क्लोज के लिए ऑल द चार्जेस लेते हैं कि इनक्लोज लेते हैं, इंक्लोज लेते हैं। तो गॉस लॉ में हमेशा इंक्लोज चार्ज। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाते कि अगर उस इंक्लोज चार्ज में हम छोटा सा एरिया लें तो उस पर फ्लक्स किसके कारण होगा, तो हम बोलेंगे ऑन द चार्जेस का। लेकिन अगर टोटल का बात, हाँ, और जब टोटल का बात किया जाएगा तो सिर्फ किसके कारण, टोटल का बात किया जाएगा, ये बात, टोटल तो सिर्फ किसके कारण होगा, इनक्लोज के कारण। ये एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं, गॉस लॉ से, गॉस लॉ का पढ़ते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। हाँ? अब देखना गॉस लॉ का कितना अच्छे से यूज करना है हम लोगों को, समझना ध्यान से। अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे इंटीग्रेशन से, समझना, ये वाला हम लोग अभी ये वाला निकाले थे, ऐसे निकाले थे ना, ये वाला देखो, अभी अभी हम लोग किए कि चार्ज यहाँ था प्लस क्यू। हाँ, किए थे कि नहीं किए थे, देखो तो। और इससे, हाँ, इससे फ्लक्स निकाले थे, कितना फ्लक्स निकाले थे देखो तो, देख के बताओ वापिस, Q/2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखना। हाँ, ये हम लोग उधर मैथमेटिक्स से किए थे। ठीक है, और देखो गॉस लॉ से देखो कितने आसानी से आएगा, समझना खाली ध्यान से। हाँ, सबसे पहला चीज समझना ध्यान से कि अगर यहाँ चार्ज है प्लस क्यू,
और ये कर्व सरफेस एरिया है। पहला क्वेश्चन, क्या इस पे गॉस लॉ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? अरे गधा, गॉस लॉ क्लोज के लिए वैलिड है कि ओपन के लिए? ये क्लोज दिख रहा है कि ऊपर से खाली है? क्लोज दिख रहा है, खाली है ना जी ऊपर से, कि ऊपर ढक्कन नहीं रख देना है? हाँ खाली है ना, ऊपर वाला खाली है, नीचे ऐसे क्लोज सरफेस है। तो यहाँ बात हो गया कि देखो अच्छा बोले नहीं, ठीक है, ऊपर खाली है, ठीक है। तो अब ये क्लोज सरफेस रहा नहीं, ठीक है। लेकिन गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए। तो अब देखना हाँ क्या करेंगे। तो इसको क्लोज्ड बनाने के लिए हम क्या किए, अपने मन से ऊपर से इसको जोड़ दिए, अपने मन से, ठीक है। अब ये क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? अगर नीचे हेमिस्फीयर था, ऊपर भी हम अपने मन से एक हेमिस्फीयर रख दिए, तो ये क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इस टोटल सरफेस से, टोटल क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? जल्दी बताओ। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। अब समझना, हमको ये पता है कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकला होगा, चारों तरफ जो निकलता है वो यूनिफॉर्म ही निकलता है कि कहीं ज्यादा कहीं कम निकलता है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, ठीक है, तो सब ऐसे ही निकलता है, यूनिफॉर्म टाइप का निकलता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि इधर थोड़ा ज्यादा निकला इधर कम निकला, ऐसा तो नहीं होता, यूनिफॉर्म निकलता है, ठीक है। अब लॉजिक खाली समझना कि गॉस लॉ के हेल्प से कितना जल्दी आंसर लिख सकते हैं। तो अगर ये चार्ज बीच में है तो मान के चलो कि अगर इससे 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला होता, तो बोल सकते हैं 10 ऊपर गया होता और 10 नीचे गया होता। अगर ये लाइन मान ले तो बोल सकते हैं कि 10 ऊपर गया होगा और 10 नीचे गया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो टोटल फ्लक्स है, समझना ध्यान से, ये जो टोटल फ्लक्स निकला पूरे क्लोज सरफेस से, तो बोल सकते हैं आधा ऊपर गया होगा और आधा नीचे गया होगा। हाँ यार, हाँ। तो तो अब बोल सकते हैं कि जो नीचे वाला कर्व सरफेस था, इससे फ्लक्स कितना होगा? तो बोल सकते हैं उसका आधा। तो आंसर क्या लिखते हैं? देखो यहाँ भी वही आया। तो इसीलिए बोल रहे हैं, गॉस लॉ लगाना सीख गए ना, तो बस ऐसे ही आंसर लिख सकते हो, एक लाइन में टोटल आधा करके लिख दिए। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, या एक बार फिर से समझाएं, वो भी बोल दो। क्या जी अमरत्या, बताएं यार, समझ गए? चलो फिर से बोल दीजिए ना, चलो एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। चलो देखो, चार्ज बीच में था, नीचे कर्व सरफेस एरिया था, सरफेस ओपन था, हमको गॉस लॉ लगाना है तो सरफेस को पूरा बंद करना होगा, इसलिए अपने मन से ऊपर एक ऐसा सरफेस लगा दिए, तो ये पूरा हो गया क्लोज सरफेस। और गॉस लॉ का कहना ये है कि भाई टोटल फ्लक्स जो होता है वो होता है चार्ज इनक्लोज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। फिर हम अपना दिमाग लगाएं, क्या अपना दिमाग लगाएं कि अगर ये चार्ज बीचों बीच है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा चारों तरफ बराबर बराबर निकला होगा, तो जितना ऊपर वाले सरफेस से निकला होगा उतना ही नीचे वाले सरफेस से निकला होगा, तो इसलिए नीचे वाले सरफेस से ठीक उसका आधा गया होगा, तो आंसर कितना दे दिए? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। अब शायद किसी को दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया? चलो अब इसको समझते हुए, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर बस बता दो। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखे भी होंगे। ये ए बाय ए का एक प्लेट है और सेंटर से ठीक a/2 डिस्टेंस पर, ठीक है, a/2 डिस्टेंस पर एक +q चार्ज रखा हुआ है। अभी जो बता रहे थे वही वाला क्वेश्चन, कि एक प्लेट है a/a का और सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो मेरे को ये बताओ, क्या इसका फ्लक्स इस प्लेट से क्रॉस मारेगा या नहीं मारेगा? मारेगा, ये तो पक्का है, ठीक है। अब हाँ ये ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि गॉस लॉ लगा के, गॉस लॉ लगा के, ये वाला लॉ लगा के इससे फ्लक्स कितना होगा? तुम लोग अपना दिमाग लगाओ थोड़ा, देखो तो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। चलो ट्राई मारो जो। हाँ ठीक है, बढ़िया चीज है। कैसे आया वो भी पूछेंगे अभी, है ना।
हाँ ठीक। हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीबी में भी है और एनसी हाँ हाँ एनसीईआरटी में भी है। इस नंबर में बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं है और इससे थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। चलो देखो हम बताते हैं ना। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना कि तुमको बॉक्स लगाना है, एक चीज दिमाग में रखना कि चार्ज को ना हमेशा ट्राई करना कि बीचों बीच रखने का, यानी सिमेट्रिक रखने का। देखो चार्ज को हम सिमेट्रिक कैसे रखें, तो जैसा नीचे था वैसा ऊपर बना दिया। ठीक है, तो देखना हाँ ध्यान से, अगर इसको सिमेट्रिक रखना है तो समझना ध्यान से, जैसा नीचे था ऊपर भी एक ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। फिर हम देख रहे हैं कि अभी भी ये क्लोज नहीं हुआ और इसको क्लोज करना है, तो हम क्या किए, इधर से भी प्लेट लगा दी। तो क्या चारों तरफ से ये बंद हो गया, पूरा क्लोज हो गया? क्योंकि गॉस लॉ लगाना है तो इसको क्लोज करना ही होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या जी? चलो, तो चार्ज अब बता सकते हो कि ये क्यूब बन गया पूरा क्यूब, और चार्ज कहाँ होगा, क्यूब के बीचों बीच में होगा या इधर उधर होगा? देख के बताओ। बीचों बीच हो। तो गॉस लॉ बोलता कि भाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल, तो बोलेंगे टोटल चार्ज क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। और फिर हम अपना अब क्या दिमाग लगाएंगे कि अगर वो चार्ज एकदम बीचों बीच है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ बराबर बराबर गया होगा, तो बता सकते हो कि ये जो छह फेस है, छह फेस, ठीक है, छह फेसेस में बराबर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बटा होगा कि नहीं बटा होगा? घटा होगा। यानी कि ये जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये टोटल छह भाग में इक्वली बटा होगा। अगर ये बीच में है तो, अगर बीच में नहीं होता तो क्या इक्वली बढ़ता है या अलग अलग? अलग अलग बटा। हाँ तो बीच में था इसलिए एकदम इक्वली बटा छो में, तो हम बोलेंगे कि इससे हमको तो आंसर इससे निकालना था, तो इससे कितना फ्लक्स होगा, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। हो गया, समझे? तो इससे पहले देख, अब अगर उससे करते इंटीग्रेशन से तो हालत खराब हो जाता। देखो गॉस लॉ तो कितने लाइन में आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। इसलिए बोल रहे हैं गॉस लॉ लगाना सीखो। ठीक है, अब एक चीज और, ठीक है, अब तुम लोग से पूछते हैं, खाली विजुअलाइज करवाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अगर एक रूम है, ये क्यूब है समझो, ऐसा क्यूब है। अब बहुत चीज आसान, इतना समझ में आएगा ना, समझ में आएगा। और चार्ज एकदम कॉर्नर में रखा है। घर का अगर घर में बैठ के पढ़ रहे हो, घर में ही होगा वैसे, तो अगर कॉर्नर में तुम्हारा चार्ज होगा, एकदम कॉर्नर, ठीक है, तो क्या उसका फ्लक्स इस रूम से एंटर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? देखो तो, उसका फ्लक्स इस रूम में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा। तो पूछा कि बताओ फ्लक्स, हाँ फ्लक्स कितना है पूरे रूम से। ठीक है, अब इसको देखो गॉस लॉ से कितना आसान है, क्योंकि देखो गॉस लॉ लगाने के लिए चार्ज को या तो अंदर होना होगा या बाहर होना होगा। अब है ये एकदम बाउंड्री में, हाँ, और है ये पूरा बाउंड्री में, और हम बोलेंगे बाउंड्री के लिए फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो या तो इसको पूरा अंदर करो या पूरा बाहर कर दो। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब इतना आप समझ गए होगे कि इस चार्ज को अगर इंक्लोज करना है तो ऐसा रूम 3 बनाना होगा नीचे, और ऐसा ही फिर 4 रूम, हाँ 4 ऊपर बनाना होगा, तो टोटल रूम हो गया 8। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि अगर वो आठों रूम को देखा जाए, अगर उस आठों रूम को कंसिडर किया जाए, तो मेरा ये जो कोना वाला चार्ज है, बोल सकते हैं उस आठों रूम के एकदम बीचों बीच होगा। आ गया बीचों बीच, हाँ बीचों बीच हो गया। तो अब वो टोटल, टोटल जो फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल जो फ्लक्स था वो आठों रूम में बराबर बराबर बटेगा। इसलिए एक रूम में फ्लक्स कितना आ गया, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। समझे या नहीं? ठीक है, चलो, अब इतना समझने के बाद एक होमवर्क में देते हैं क्वेश्चन, तो बना के लाना। ठीक है, थोड़ा दिमाग दौड़ाना और कुछ नहीं। ठीक है, अगर ये प्लेट है, एसवी में भी यही क्वेश्चन दिया था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। वो चार्ज सेंटर से a/2 था ना, मेरा चार्ज इस कॉर्नर से a डिस्टेंस पर है, यहाँ पर प्लस क्यू, ये a/a का है। ठीक है,
तो बताओ इस स्क्वायर प्लेट से इसका फ्लक्स क्रॉस मारेगा कि नहीं मारेगा? क्या लगता है? मारेगा। बस नेक्स्ट क्लास में इसका फ्लक्स कैलकुलेट करके ले आना। ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है ना, तो इसलिए दिमाग लगाना होगा थोड़ा। ना ना, इतना इतना आसानी से कैसे सेम आ जाएगा ये? वन, ठीक है, इससे क्यू बाय कैसे? हाँ ठीक है, 8 × 3 हमको पता 24 होता है, लेकिन तुम 3 कैसे कर रहे हो ये तो बताओ। 3 पेज से बाहर होगा, 3 पेज से अंदर होगा ना। अच्छा इसको बता दें या तुम लोग बनाओगे? पहले ये बताओ, हम अभी बता दें या बना के लाओगे? हाँ ट्राई करना है ना। हाँ आंसर, हाँ ठीक है, तुम लोग ट्राई करो ना, फिर हम आंसर बताएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? गॉस लॉ इतना ही है, ठीक है? इसके और आगे पढ़ेंगे, तो गॉस लॉ खाली पढ़ने की, गॉस लॉ होता है जैसे न्यूटन थर्ड लॉ पता चल गया होता क्या है। अब उस लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी गॉस लॉ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम लोग गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? और तुम लोग को पता चला कि नहीं कि तुम लोग का कोर्स खत्म हो गया है 12th का? स्कूल वाला नहीं बताया? तो अभी अभी कौन कौन सा चैप्टर्स रखा है ये क्लियर नहीं किया है, पर इतना कंफर्म बोला गया है कि कुछ चैप्टर्स जो है मतलब लास्ट का कुछ चैप्टर्स उसको हटा दिया जाएगा इस साल के। तो मान के चलो ना, मेरे ख्याल से जो लास्ट का चैप्टर है ना, जो मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोलते हैं, तो वो शायद हटा देगा मेरे ख्याल से, लेकिन इतना कंफर्म है। हाँ? ना ना ना, देखो ज्यादा मार्क्स कौन कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स, ऑप्टिक्स, ठीक है? ये दोनों जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स और ऑप्टिक्स, ये दोनों बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी समझो कि हम लोग गॉस लॉ पहुंचे हैं, फिर गॉस लॉ के बारे में एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंडक्टर्स पढ़ेंगे, फिर कंडक्टर सीखने के बाद कंडक्टर से कैपेसिटर बनेगा, ठीक है? तो जब कैपेसिटर पढ़ लेंगे तो कौन सा मोबाइल? ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे जब कैपेसिटर के बारे में, तो हो जाएगा, तुम ठीक कर लो, है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो? अरे एक एक करके बोलो। हाँ तमन्ना बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ। तो फिर वही तो वो तुमको दिमाग लगाना था ना, फिर हम लोग गॉस लॉ कैसे लगाते हैं कि अगर अगर हमको सिर्फ इससे निकालना होता, ये नहीं दिया रहता, ठीक है? अगर हमको सिर्फ इससे निकाल उसमें, अब देखो यही चीज तो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो हम चार्ज नहीं दिया होता, हम गॉस लॉ फिर क्यों लगाएंगे? तो हम बोलते हैं कि अगर सिर्फ हमको ये वाला कर्व सरफेस से निकालता, तो हम अपने आप से यहाँ एक प्लेन सरफेस बना लेते हैं, और फिर प्लेन सरफेस का निकाल लेते हैं, और फिर टोटल फ्लक्स जीरो कर देते हैं, समझे? हाँ जी, अब तुम बोलो, अब क्या बोल रहे थे तुम? क्यू बाय कितना बोले? हाँ आंसर तो सही है, आंसर तो सही है, लेकिन लॉजिक गलत है तुम। हाँ आंसर सही है, Q/24 सही आंसर है, लेकिन तुम्हारा लॉजिक गलत था। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है? तब तक बाकी लोग को सोचने दो, ठीक है? तब तक हम रखते हैं ना, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, चलो बाय। हाँ।